Good evening, everyone. Welcome to the next session of PSTET preparation. आज का जो सेशन है ये थ्योरीज के साथ रिलेटेड है. लास्ट सेशन में हमने प्याजे की थ्योरी को डिस्कस किया था इन वेरी डिटेल. 3 थ्योरीज हैं बच्चे के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग: प्याजे थ्योरी, कोलबर्ग थ्योरी एंड द वाइगॉट्स्की थ्योरी. प्याजे की थ्योरी जो हमने डिस्कस कर ली थी, उन्होंने थ्योरी दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की. प्याजे बोल रहे थे कि बच्चे का जो विकास है, मानसिक विकास पे उन्होंने जोर दिया. बच्चे का अपने आप से विकास होता है. उसके मानसिक विकास को हर स्टेज में उन्होंने डिफरेंट स्टेजेस में बांटा कि हर एज के अकॉर्डिंग बच्चे का जो मानसिक विकास है वो होता रहता है. ठीक है. उन्हीं की थ्योरी को एक्सपैंड कह लो आप, कि उन्हीं को थ्योरी को एक्सपैंड किया, या उन्हीं की थ्योरी को बेस बना के नेक्स्ट हमें कोलबर्ग जो थे साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट. उन्होंने कहा कि जैसे हर स्टेज एज के साथ साथ बच्चे का मानसिक विकास होता है, तो जो जो बच्चे का मानसिक विकास होता है वैसे वैसे ही उसके बिहेवियर जो है वो भी चेंज होते हैं. मॉरल बिहेवियर जो है उनके चेंज होते हैं. कि एक होता है बच्चे का सोचना और दूसरा होता है बच्चे का बिहेवियर. तो उन्होंने कहा कि सोच पे डिपेंड करता है बच्चे का बिहेवियर जो है, बच्चे के एक्शंस जो हैं वो उसकी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं. एंड दे आर रिलेटेड टू ऑल्सो ईच अदर. दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड है. जैसे प्याजे ने बोला कि हर स्टेज में मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है, ऐसे ही कोलबर्ग ने कहा कि बच्चे की हर स्टेज में उसका मॉरल डेवलपमेंट भी हो रहा है. इसीलिए प्याजे के जैसे उन्होंने भी मॉरल डेवलपमेंट को 3 स्टेजेस में बांटा है ना. तो 3 स्टेजेस में उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की. पहली स्टेज उन्होंने कहा कि इट इज कॉल्ड प्री कन्वेंशनल स्टेज. दूसरी स्टेज उन्होंने कहा कन्वेंशनल होती है, और थर्ड स्टेज जो होती है वो पोस्ट कन्वेंशनल होती है. अब ये जो प्री कन्वेंशनल वाली स्टेज है ना, इसको जब हमने समझना है तो आप एक प्राइमरी के बच्चे की एग्जांपल लो. अब देखो, प्राइमरी का बच्चा जो है 6 to 12 ईयर की एज वाला बच्चा जब भी अपने एक्शन शो करेगा तो उसके एक्शन डिपेंड करते हैं कि उसका टीचर, उसकी मदर, उसके रिलेटिव, उसका फ्रेंड, उसका पीयर ग्रुप उसको रिएक्शन कैसा देता है ना. उसके एक्शन पे उसको रिएक्शन कैसा मिलता है. अगर तो उसको रिएक्शन मिल रहा है रिवार्ड वाला ना, बच्चे ने घर में रिलेटिव्स आए हुए थे, फ्रेंड्स आई हुई थी मम्मा की, बच्चे ने बड़े अच्छे से पोइम सुनाई, सब ने बड़ी प्रेज की, बहुत अच्छा, वेरी गुड बॉय, इंटेलिजेंट है ना, बहुत अच्छी पोइम है, मजा आ गया, उसको चॉकलेट खाने को दे दी. अब बच्चा नेक्स्ट टाइम जब भी उनके घर में रिलेटिव आएंगे, चाहे कोई कहे चाहे कोई ना कहे, उसको पता है कि मेरे इस एक्शन से मेरे को प्रेज मिल रही है, तो वो बच्चा अपना एक्शन रिपीट करेगा. तो इसका मतलब उसने अपनी मेंटल डेवलपमेंट किस मॉरल डेवलपमेंट के साथ रिलेट कर ली कि मेरे को ये वाला एक्शन जो है रिवार्ड दिलाता है. लेकिन अगर किसी एक्शन से उसके हाथ से कोई चीज टूट गई, उसका कोई टॉय टूट गया, मम्मा ने कस के थप्पड़ मार दिया, अब नेक्स्ट टाइम से वो बच्चा उस टॉय को या तो हाथ नहीं लगाएगा या बड़ी केयर के साथ रखेगा, है ना. तो इसका मतलब उसका एक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, पनिशमेंट वाले रिएक्शन पे. तो बच्चा इस एज में अपने हर एक्शन को पनिशमेंट और रिवार्ड के साथ को रिलेट करके शो करता है. तो दिस स्टेज इज ऑफ द स्टेज ऑफ द रिवार्ड एंड द अप्रेजल, पनिशमेंट वाली एज. ठीक है. पनिशमेंट मिली है तो बच्चे ने वो एक्शन करने बंद कर देने हैं, जहाँ मतलब कम कर देगा, और अगर उसको रिवार्ड मिला है तो वो अपने एक्शंस जो हैं वो
अच्छे मतलब बार बार रिपीट करेगा। इसका मतलब क्या है कि इस एज में अगर हम बच्चे में मोरालिटी डेवलप करना चाहते हैं तो रिवार्ड वाला जो काम है ना उसको बूस्ट अप करते रहना है ना। उसको हर छोटी से छोटी एक्शन पे, चाहे आपको वो बड़ी कोई, क्योंकि बच्चा जो एक्शन कर रहा है आपके लिए वो बहुत छोटी सी चीज़ है, आपके लिए बहुत छोटी सी चीज़ है, पर उस बच्चे के लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए आपने क्या करना है कि उसकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए उसको बूस्ट अप करते रहना है। कभी टॉफ़ी ला दी, कभी चॉकलेट, हाँ जी ये करेगा तो मैं तेरे को ये वाले एक्शंस दे आर वेरी गुड फॉर द मॉरल डेवलपमेंट एट दिस स्टेज। उसके बाद में स्टेज आ जाती है जी कन्वेंशनल वाली। अब कन्वेंशनल वाली एज को समझने के लिए हम टीन एज वाले, जहाँ कह लो कि 8th तक के 9th तक के बच्चों की हम बात करते हैं, रादर 8th तक के बच्चों की। उन बच्चों में क्या होता है, जैसे मेरी क्लास के बच्चे हैं तो उन्होंने क्या करना होता है कि कोई काम ऐसा ना हो जो मैम समझे कि मेरा ये वाला बच्चा कर ही नहीं सकता। उनको लगे कि मैम मेरे को ही बुलाए, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, सारे काम मैम के मैं ही करूँगा ना। घर में भी ऐसा ही होता है कि आई एम द गुड बॉय, आई एम द गुड गर्ल, ये वाला कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट को, इस टैग को लेने के लिए वो बच्चा काम करता है। उसके सारे एक्शन इस टैग के भूखे होते हैं। इस टैग के लिए उसने अपने अंदर मॉरल्स जो है ना, मोरालिटीज जो हैं, वो नैतिकता जो है वो अपने अंदर डेवलप करनी है। और यहाँ तक ही होती है उसकी नैतिकता कि वो सारे एक्शन वही वाले करेगा जिससे कि उसको गुड बॉय और गुड गर्ल का टैग मिल जाए। ठीक है, ये तो रही बात फैमिली की, फ्रेंड्स की, पीयर्स की या टीचर की। लेकिन अगर सोसाइटी में कहीं वो मूव करता है, जैसे बाहर जा रहा है बच्चा, तो लॉ है कि 18 तक लाइसेंस नहीं बनता, बाइक नहीं बच्चे ने चलानी। तो जिसने अपनी मतलब अच्छा बिहेवियर शो करना है, अपने आप को अच्छा शो करना है, तो वो उस लॉ एंड ऑर्डर को मानने की कोशिश करेगा। अब उसको ये नहीं समझ है कि बाइक इसलिए नहीं चलानी कि मेरे को चोट लग सकती है ना, मेरा कोई नुकसान हो सकता है। सिर्फ उसने अपना ये एक्शन कि बाइक नहीं चलानी, मैंने सोसाइटी के इस नॉर्म को मानना है, सिर्फ इसलिए कि सोसाइटी ये चाहती है। मतलब वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ पे ना वो सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था कि पनिशमेंट मिलेगी मेरे को मिलेगी ना, तो मेरे को पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए। सेल्फ सेंटर्ड रह के सोच रहा है, रिवार्ड मिलेगा मेरे को मिल रहा है, मेरे एक्शंस का मेरे को रिवार्ड, मेरे एक्शन की मेरे को पनिशमेंट। लेकिन इस एज में वो सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा है कि सोसाइटी उसको गुड बॉय और गुड गर्ल का टैग देगी। कौन से एक्शन से वो एक्शन करेगा, वो सोसाइटी कौन से लॉ एंड ऑर्डर को मानने की बात कर रही है, वो लॉ एंड ऑर्डर ये वो मान रहा है कि ये सोसाइटी की डिमांड है, सोसाइटी ये डिमांड कर रही है और मैंने इसको गुड बॉय और गुड गर्ल बन के ये डिमांड पूरी करनी है। इसके प्रॉस एंड कॉन्स नहीं उसको पता ना, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, लेकिन उसका दिमाग इतना डेवलप ही नहीं हुआ कि वो इसके प्रॉस एंड कॉन्स सोच सके। बाइक चलाना क्यों नुकसानदेह है, हेलमेट पहनना क्यों अच्छा है, ड्राइविंग सीट पे ड्राइविंग रूल्स फॉलो करना क्यों सही है, ये उसकी समझ है अभी। मतलब उसके लिए ये चीज़ें मायने नहीं रखती। मायने क्या रखता है कि सोसाइटी चाहती है, इसलिए मैं ये वाले रूल फॉलो कर रहा हूँ। दिस इज कन्वेंशनल स्टेज। उसके बाद में आ जाते हैं जी पोस्ट कन्वेंशनल। इसमें कहते हैं, ये कॉलबर्ग बोलते हैं कि इस स्टेज में बहुत कम लोग पहुंचते हैं। जैसे हम ही हैं, सपोज हम भी लॉ एंड ऑर्डर, हम इतने बड़े हो गए हैं ना, तो ये लॉ एंड ऑर्डर को सिर्फ इसलिए मान रहे हैं कि सोसाइटी डिमांड कर रही है इस चीज़ को। हमारा हमें इससे चलान कट जाएगा, तो ड्राइविंग सीट पे बैठते हुए आपने सीट बेल्ट जो है वो यूज़ करनी है, हेलमेट पहनना है क्योंकि चलान ना कट जाए। पर हम इसको कभी नहीं लेते कि ये चीज़ें हमारी बेनिफिट के लिए है ना, वो हमारी ज़रूरत नहीं है, वो हमारी कंपल्शन नहीं है, वो उसमें हमारा बेनिफिट छिपा हुआ है। इस चीज़ को हम में से बहुत से कम लोग मानते हैं, और जो मानते हैं वो इस स्टेज में पहुंच जाते हैं, है ना।
कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं, नो डाउट फॉलो करते हैं, पर वो अंडर कंपल्शन नहीं फॉलो करते, उनकी अपनी मर्जी है। उनको समझ आ गई हुई है कि ये लॉ एंड ऑर्डर सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हैं। अगर मैं ड्राइविंग रूल फॉलो नहीं करता तो इसमें मेरा नुकसान भी है और साथ वाले का नुकसान भी है, सोसाइटी का नुकसान भी है, और अगर मैं फॉलो करता हूं तो मेरी भी भलाई है, सोसाइटी की भी भलाई है। इस बात को जब वो समझ आ जाता है तो ये वाली स्टेज आ जाती है। मतलब इस स्टेज में यहां तक समझ आ जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर हमेशा सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए सोसाइटी के बेनिफिट के लिए, और अगर कोई लॉ ऐसा बन गया है कि वो सोसाइटी के बेनिफिट करते करते सोसाइटी के किसी एक ग्रुप को वो नुकसान कर रहा है, तो फिर ऐसे लोग जो पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज में पहुंच जाते हैं, ऐसे लोग एजिटेशन की तरफ भी चले जाते हैं। जैसे हमारी यूनियंस ही बनी हुई हैं कि अगर लॉज जो हैं वो हमारी कम्युनिटी के खिलाफ अगर जा रहे हैं, उनको लग रहा है कि हमारे ग्रुप का नुकसान हो रहा है उसमें, तो वो उस लॉ के एजिटेशन में भी खड़े हो जाएंगे, है ना। और बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ आ जाती है कि लॉ जब बनाया गया था तो उसके रिजल्ट्स जो थे बहुत अच्छे थे, है ना, उसका सोच जो थी वो बहुत अच्छी थी ना, बेनिफिशियल भी है हमारी सोसाइटी के लिए। लेकिन कुछ एक उसकी एप्लीकेशंस ऐसी हो गई कि उसका कुछ एक कम्युनिटी को नुकसान हो रहा है, तो इट्स ओके, कुछ एक को तो फायदा हो रहा है ना। आज हमें लग रहा है कि नुकसान हो रहा है, पर कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं उसी लॉ से जो बेनिफिशियल हो रही है, बेनिफिट हो रही है, जिनको बेनिफिट हो रहा है, तो इसलिए एजिटेशन करने की जरूरत नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है। मॉडिफिकेशन के लिए इसको कहा जा सकता है। तो ऐसी जो एथिक्स वाली सोच है ना, कि एथिकल बिहेवियर शो करना, बड़ा कूल एंड काम सा रहना, ऐसी बिहेवियर जो है हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करना। कि जैसे मैं आपको हर अपनी वीडियो में यही बोलती हूँ कि इट्स ओके अगर टेट कंपल्सरी हो गया है, हाँ नो डाउट हमारे लिए मुश्किल है, आई एम ऑल्सो, आई हैव क्रॉस द 50s, इस एज में मेरे लिए भी मुश्किल है, पर बात ये है कि हमने करना है, मीन्स करना है। जैसे भी मुश्किल आ रही है तो इसको, इस सिचुएशन को भी हमने टैकल करना है ना, कैसे भी हमने टैकल करना है, पर कूल एंड काम की सिचुएशन में। पैनिक होने की बात ही नहीं है, हो जाएगा क्लियर तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है, इट्स ओके। एवरी सिचुएशन में जब हम मतलब प्रॉब्लम को फेस करके पैनिक होने की बजाय, प्रॉब्लम के साथ लड़ने की बजाय, हम प्रॉब्लम को अगर फेस करना शुरू कर दें तो हम बड़े कूल एंड काम से रहेंगे, है ना। इस स्टेज में वो बंदे पहुंच जाते हैं। हर सिचुएशन को आराम से लो, जो होगा देख ही जाएगा। तो दिस वाज व्हाट कॉलबर्ग सेज। अब आ जाती है जी नेक्स्ट वाइगॉट्स्की की थ्योरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी, ये भी हमने पूरी डिटेल में करनी है। जैसे मैंने डेवलपमेंट का टॉपिक स्टार्ट किया था ना जब, तो मैंने आपको एक डेफिनेशन दी थी और मैंने कहा था पूरा कंसेप्ट, पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है उस 4-5 वर्ड्स के इर्द गिर्द ही घूमेगा। उसको कभी इधर से पकड़ के ले लेंगे, कभी इधर से पकड़ के ले लेंगे। वाइगॉट्स्की की थ्योरी अगर हमने याद करनी है, समझनी है, तो मेरी डेफिनेशन को बार बार सुनना जो मैं बोल रही हूँ। डेवलपमेंटल चेंजेस इन द चाइल्ड ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन। बच्चे के अंदर विकास के वो बदलाव जो बच्चे की सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से आते हैं, समाज के साथ इंटरेक्शन से आते हैं। अब समाज किन लोगों से बनता है? समाज हमारी फैमिली से, समाज हमारे रिलेटिव्स से, समाज हमारे फ्रेंड्स से, समाज हमारे टीचर से, समाज हमारे पीयर ग्रुप से, ना, इनसे बनता है। हम इंटरेक्ट जब कर रहे हैं अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले के साथ, मोर नॉलेजेबल
अदर के साथ। कोई और बंदा, वो मेरा मदर भी हो सकती है, वो मेरा टीचर भी हो सकता है, वो मेरी फ्रेंड भी हो सकती है, उसके साथ इंटरेक्ट करके मेरे में जो चेंज आ रही है, पहली बात, ड्यू टू कल्चरल इम्पैक्ट। जहां मैं सोसाइटी के साथ नहीं इंटरेक्ट कर रही, पर कल्चर का मेरे पे इम्पैक्ट जब पड़ता है। अब कल्चरल इम्पैक्ट में, कल्चरल में क्या बातें आती हैं, कल्चरल टूल आ जाते हैं जिसमें वहां के कल्चर की भाषा, लैंग्वेज का मेरे पे इम्पैक्ट पड़ेगा। उस कल्चर में क्या क्या मेथड मेरे को समझाने के लिए, मेरे साथ इंटरेक्ट करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज जो हैं, स्ट्रैटेजीज स्पेलिंग मेरा ख्याल गलत है, स्ट्रैटेजीज जो हैं क्या अपनाई जाती हैं, क्या मेथड्स अपनाए जाते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और उनके इम्पैक्ट से भी जो बच्चे में चेंज आ रही है। लैंग्वेज के कारण क्या चेंज आ रही है, मैथोडोलॉजी के कारण क्या चेंज आ रही है, किसी और बंदे के साथ इंटरेक्ट करके क्या चेंजेस आ रही हैं, ताकि बच्चा वहां पे पहुंच जाए वेयर ही कैन नॉट गो अलोन, जहां पे वो अकेला पहुंच ही नहीं सकता था। ये वाइगॉट्स्की कह रहे हैं। वाइगॉट्स्की कह रहे हैं मेंटल डेवलपमेंट होती होगी, अपने आप नहीं होती, पर सिर्फ यहां पे वो थोड़ा सा प्याजे के अगेंस्ट चले गए। उन्होंने कहा कि विदाउट इंटरेक्शन, चाहे वो इंटरेक्शन समाज के साथ है, चाहे वो हमारे संस्कृति की है, किसी के साथ भी इंटरेक्शन हमें करनी पड़ती है, तब हमारे अंदर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है। तो वो जो डेवलपमेंट समाज के साथ इंटरेक्शन से आती है, या फिर कल्चर के इम्पैक्ट से हमारे अंदर, बच्चे के अंदर आती है, और इस तरह आती है कि बच्चा वो काम भी कर जाता है जो वो अकेले नहीं कर सकता, इसको हम सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। और वो कहता है कि सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट ही होती है ना, यही बेस है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। समझ आ गया? अब हम इनकी टर्म्स को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले बात आती है कल्चरल इंपैक्ट की, है ना, इसको पकड़ना है हमने। कल्चरल इंपैक्ट कैसे पड़ता है? सबसे पहले उन्होंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट तो लैंग्वेज का पड़ता है, कि बच्चे को अगर हमने लैंग्वेज सिखा दी तो लैंग्वेज के थ्रू ही तो मैं उनसे बात कर सकता हूँ, और अगर मैं लैंग्वेज के थ्रू बात करूँगा तो मेरी बातों का असर तो होगा ही होगा, है ना। मेरे इंटरेक्शन से, लैंग्वेज के साथ, मेरी कन्वर्सेशन से बच्चे की डेवलपमेंट में असर होगा ही होगा। इट्स ट्रू। स्ट्रैटेजीज का भी बहुत असर पड़ता है। अब स्ट्रैटेजीज का असर पड़ता है तो तभी हम अपने इंडियन कल्चर को इतना मतलब वास्ट मानते हुए, इतना अपनी हेरिटेज को स्ट्रॉन्ग मानते हुए भी हम अपने टीचर्स को सिंगापुर, अमेरिका भेज रहे हैं ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि उनकी मेथोडोलॉजी जो है, वो जो स्ट्रैटेजीज बच्चे की डेवलपमेंट के लिए फॉलो करते हैं, वो दे आर डिफरेंट, दे आर नॉट यूनिक ना, कि हम ऐसा फॉलो कर ही नहीं सकते, जब बहुत ही अच्छी हैं, पर दे आर डिफरेंट। हो सकता है कि वो आजकल की जनरेशन के लिए वो स्ट्रैटेजीज जो हैं, जन डिफरेंट बच्चों के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हमें फॉलो करनी चाहिए, तो उन स्ट्रैटेजीज को हम फॉलो करने के लिए वहाँ पे जाते हैं, सीखने के लिए वहाँ पे जाते हैं। तो इसका मतलब स्ट्रैटेजीज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। अब जैसे देखो, मैं ही हूँ, मैं आपकी क्लास ले रही हूँ, तो मेरे को होता है कि टॉपिक आपको बड़ी अच्छी से समझ आना चाहिए। अब टॉपिक अच्छे से समझ आएगा तब ना, जब मैं फॉलो करूँगी उन मेथोडोलॉजीज़ को, उन स्ट्रैटेजीज़ को अडॉप्ट करूँगी, जिससे आप इजीली इस चीज़ को समझ सको। जैसे मैंने 2-1 सेशंस में निमोनिक्स का यूज़ किया है ना। बच्चों को हम सिखाते हैं कि
बेटा 7 रंग, ये क्वेश्चन आता ही होता है, 7 रंगों के नाम बताओ, तो विबगॉयर याद कर लो, हो जाएगा। निमोनिक्स याद कर लो, आपको स्पेलिंग हो जाएंगे याद, वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, सो ऑन, इट्स ओके, है ना। नहीं तो अगर नहीं आता तो कोई स्टोरी समझानी है बच्चे को, तो हम कहते हैं माइंड मैपिंग। एसएसटी इतनी टफ बच्चे को लगती है कि क्रैम करना पड़ता है उसको, तो हम माइंड मैपिंग का कॉन्सेप्ट भी दे देते हैं कि ये टर्म्स, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि अगर आपने ये थ्योरी करनी है तो बहुत वास्ट है ये थ्योरी, ना, बहुत पढ़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये टर्म्स अपने दिमाग में रख लो, बस ये टर्म्स दिमाग में रख लो, इसी से सारी थ्योरी बना देनी है मैंने, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजीज हम फॉलो करते हैं, स्ट्रैटेजीज का इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है बच्चे पे, है ना। अब लैंग्वेज का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, आप देखो कि लैंग्वेज ना, अच्छा लैंग्वेज 3 तरह की होती है, लैंग्वेज मतलब स्पीच जो है ना 3 तरह की डेवलप होती है। मेरे में भाषा अगर डेवलप हुई है तो 1 इज सोशल स्पीच, जैसे मैं बोल रही हूं ना, इस लैंग्वेज के थ्रू सोशल स्पीच डेवलप होती है, हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड सोशल स्पीच। मैं बोल रही हूँ, बच्चा जवाब दे रहा है ना, मैं बच्चा बोल रहा है, बच्चा कुछ बोल रहा है, मैं सुन रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, बच्चा सुन रहा है, तो 2 वे सोशल स्पीच हो गई। अब जो बच्चे ने सीखा, जैसे सपोज करो मैंने छोटे बच्चे को काउंटिंग सिखाई है, और काउंटिंग हम कैसे सिखाते हैं, जो टेबल हम कैसे सिखाते हैं, मैं तो अभी तक 8 तक बच्चों को अगर कोई क्वेश्चन याद करवाना होता है तो पीछे बोल बोल के याद करवाती हूँ, तो वो सोशल स्पीच है। फिर क्या होता है, फिर बच्चा अकेले में पढ़ता है, अकेले में भी पढ़ेगा, बोल बोल के पढ़ेगा। और आप भी देख लो, अब हम एज के उस पड़ाव पे हैं कि मैं सुबह पढ़ रही थी, है ना, कोई बुक पढ़ रही थी, तो कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी, दिमाग बड़ी जगह पे घूम रहा था, मैंने अभी खाना भी बनाना है, मैंने तैयार होना है, मैंने जाना है स्कूल ना, टाइम हो गया, टाइम बार बार देखी, तो कंसंट्रेशन नहीं बन रही थी। तो कंसंट्रेशन फिर मैंने कैसे बनाई, बोल बोल के उसको, कि वो लाइन मेरे को 4 बार मैंने लाइन पढ़ी, मेरे को समझ ही नहीं आए, फिर मैंने बोल के देखा, समझ आ गई, तो डेट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच, है ना। फिर हम जैसे पाठ ही करते हैं ना, पाठ कर रहे होते हैं तो कई बार हमारा मन ही नहीं लगता पाठ में, तो फिर हम ऊंचे ऊंचे बोल के बोलते हैं, तो डेट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। बच्चा भी, सम बच्चे को दे दिए बेटा 4+5, पहले मैंने उसको सिखाया 4+5 कैसे सीखना, बेटा 4 है ना, 4 लाइंस लगाई, 5 है ना, या 5 पेबल्स लिए ना, अब करो काउंटिंग, बोलो 1 2 3 4, ऐसे करके 9 बन गया जी। बच्चा भी ऐसे ही करेगा, पर बच्चा जब अकेला करता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट स्पीच। फिर हम बच्चे को कहते हैं कि एग्जाम ले रहे हैं, है ना, यही सम मैंने डाल दिया बच्चे को, टेस्ट ले रहे हैं, तो हम बच्चा अगर ऊंचे ऊंचे बोल के करेगा, सारे बच्चे ऐसे ऊंचे ऊंचे बोल के करेंगे, प्राइवेट स्पीच सबकी होगी, तो सारे बच्चे 1 2 3 4 करके सबको आंसर पता चल जाएगा, तो फिर हम क्या बोलते हैं, नहीं बेटा मन में बोलो, बोलो, आपको बोल के ही समझ आ रहा है ना, तो मन में करो, फिंगर्स पे नहीं करना, ये गलत बात है। आप मन मन में सोचो कि या मन में 4 लाइनें लगा लो, मन में 5 लाइनें लगा लो, फिर अब उसको काउंट करो इमेजिनेशन करके, दैट इज कॉल्ड इनर स्पीच। तो इन तीनों स्पीच से, सोशल स्पीच से, प्राइवेट स्पीच से, इनर स्पीच से बच्चा जो है वो सीखता है। स्ट्रैटेजीज तो मैंने बोल दी आपको कि हम कभी निमोनिक्स यूज कर लेते हैं, कभी हम उसको माइंड मैपिंग को कर लेते हैं। अच्छा, स्ट्रैटेजीज देखो कितना इम्पैक्ट होता है कल्चरल एस्पेक्ट का, कि जिस कल्चर में हम पले बड़े हैं, है ना, वहां पे नॉनवेज जो है उसको प्रोहिबिटेड माना गया, खाना ही नहीं, नॉनवेज इज वेरी बैड थिंग, ठीक। मेरे मदर थ्रू आउट द लाइफ वेजिटेरियन रहे, लास्ट स्टेजेस में उनको प्रॉब्लम ऐसी आ गई कि डॉक्टर ने कहा कि इनको दो, अगर इनको बचाना है तो दो आप, तो मेरे को बताया कि हमने मतलब उनसे झूठ बोल के, अपना मन मार के उनको सब्जी के बहाने वो चीज खिलाई, तो पर इसका इम्पैक्ट तो हमें लगा कि हमने पाप किया है, क्योंकि कल्चरल इम्पैक्ट हमारे पे क्या पड़ा हुआ था, हमारी डेवलपमेंट कैसे हुई थी, हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुई थी कि नॉनवेज खाना बहुत बुरी बात है, हम पाप कर रहे हैं अगर नॉनवेज खाना है।
तो कई ऐसे कल्चर हैं, कई ऐसी कंट्रीज हैं, कई ऐसे रिलीजन हैं जिनमें ये बहुत अच्छा माना जाता है, और नो डाउट टू सम एक्सटेंट इट इज बेनिफिशियल ऑल्सो, है ना। तो कल्चर का बच्चे की डेवलपमेंट पे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे ऐसे असर पड़ता है। ये समझ आ गया? ये कल्चरल इम्पैक्ट से डेवलपमेंटल चेंजेस आई। पर आई किसके कारण, क्यों आनी पड़ी, या आके होता क्या है, हम वो काम भी कर जाते हैं जो इनके बिना हम नहीं कर सकते थे, भाषा के बिना हम नहीं कर सकते थे, ये सोशल स्पीच के बिना हम नहीं कर सकते थे, स्ट्रैटेजीज के बिना हमें समझ नहीं आनी थी, है ना, स्ट्रैटेजीज के बिना हम फॉलो नहीं कर सकते थे। तो वो काम करने के लिए कल्चरल इम्पैक्ट जो है उसके कारण हमारे में डेवलपमेंटल चेंजेस आती है। ये वाइगॉट्स्की ने इसको कहा। अब लेते हैं सोशल इंटरेक्शन से कैसे हमारे में चेंजेस आती हैं। यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको। अब आता है सोशल इंटरेक्शन से कैसे चेंजेस आती हैं। अब सोशल इंटरेक्शन मैंने क्या कहा कि सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन, और सोसाइटी किसकी, मोर नॉलेजेबल अदर की। इसको समझ लो पहले तो, ये मैंने टर्म यूज की, मोर नॉलेजेबल अदर। इसके अकॉर्डिंग है नॉलेजेबल अदर, इसके अकॉर्डिंग है कि एवरी पर्सन, एवरी चाइल्ड हैज सम इनेट क्वालिटीज। आपके अंदर, मेरे अंदर, अपने अंदर तो टैलेंट है ही है, क्वालिटीज है ही है ना। अभी हमने टेट का टेस्ट क्लियर करना है, आपने भी करना है, मैंने भी करना है। आप में भी वही टैलेंट है, मेरे में भी वही टैलेंट है, लेकिन आप में भी वही नॉलेज है, मेरे में भी वही नॉलेज है, लेकिन यहाँ पे मैं आपके लिए एक MKO का काम कर रही हूँ। कैसे MKO का काम कर रही हूँ कि कंटेंट आपके पास पड़ा हुआ है ना, मीडिया, सोशल मीडिया पे बहुत है, नेट पे बहुत अवेलेबल है, बुक्स बहुत है, मेरे पास भी वही चीज़ें हैं, वो ही मेरे पास है। फ़र्क क्या है, मैं आपको स्ट्रैटेजीज दे रही हूँ कि ऐसे 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 टेक्निक से आपने पढ़ना है। तो आपके लिए मैं MKO हो गई। मेरी हेल्प से आपको, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो रहा है, आपका मोरल अप हो रहा है, जहाँ आप मोटिवेट हो रहे हो, इट डिपेंड्स क्या आप कैसे ले रहे हो, पर मेरे से कुछ तो आप ले रहे हो ना, और वो कुछ लेके आप वो काम कर जाओगे जो आप अकेले शायद नहीं करते। बहुत से लोगों की मेरे वीडियोस देखने के बाद इतनी तो बनी होगी, है ना। जैसे मेरे को किसी मैम का फ़ोन आया कि मैम आपकी वीडियो देख के हम मोटिवेट होते हैं कि मतलब आपने इसको बड़ा पॉजिटिवली लिया है कि हमने ये करना है, मतलब करना है। इसका मतलब मैं उनके लिए MKO बन गई कि ये काम वो शायद मेरी वीडियो नहीं सुनते तो वो अटेम्प्ट नहीं करते कि नहीं मैंने नहीं करना, पर अब वो कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं उनके लिए क्या बन गई, MKO बन गई। अब MKO का मतलब ये नहीं होता कि वो आपसे नॉलेजेबल ज़्यादा है, लेकिन उस कंटेंट में ज़्यादा है, उस फील्ड में आपसे ज़्यादा नॉलेजेबल है ना। जैसे सपोज, जैसे ये वीडियो बनाने की बात है, तो जब मैंने ये स्टार्ट करना था तो मेरे को एडिटिंग की, है ना, जहाँ अपनी स्टोरेज कैपेसिटी कैसे चेंज करनी है, जहाँ मैंने अपनी स्क्रीन की रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, पेपर्स कहाँ से बनाने हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों की नहीं थी नॉलेज मेरे को। तो मैं अपने स्टूडेंट से, मैं अपने बच्चों से, है ना, हेल्प ले रही हूँ, वो मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो उस एरियाज में वो मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, वो मेरे MKO हैं, तो मैं उनके साथ इंटरेक्ट करके वो काम कर रही हूँ जो मैं अकेली नहीं कर सकती थी। तो दिस इज वाइगॉट्स्की से कि किसी MKO के साथ इंटरेक्शन करके बच्चा इतनी डेवलपमेंटल चेंजेस ले आता है कि वो काम कर लेता है जो वो अकेला नहीं कर सकता। एक फादर जो है उसको दादू को अपने को मोबाइल चलाना सिखाना, जैसे मैंने अपनी एग्जांपल दी, तो उसके लिए MKO बच्चा हो गया। अब मेरे लिए MKO, मैं आपके लिए MKO हूँ, मेरे लिए MKO मेरा स्टूडेंट है, मेरा अपना बच्चा है, मेरे लिए MKO बुक्स हैं, है ना, मेरे को उनसे मिलता है। ये नहीं है कि कोई बंदा ही MKO हो सकता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, फ़ोन जो है,
लैपटॉप जो है, सोशल मीडिया जो है, वो भी मेरे लिए MQ हैं, क्योंकि वो मेरे में ऐसी डेवलपमेंटल चेंजेस ला रहे हैं जो मैं अकेले उस काम को नहीं कर सकती थी, जिसके लिए वो हेल्प कर रहे हैं मेरी, है ना। तो इसको समझने के लिए इसके साथ ही एक रिलेटेड ना टर्म है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD, MQ ZPD। अब सपोज करो कि बच्चा यहां पे है ना, मैं यहां पे हूं, ये मेरा जोन है। व्हाट आई कैन डू, ये बीच में दरिया है और मैंने इसको पार करके यहां पे पहुंचना है। ये है मेरा जोन, जिसको पार करके मैंने यहां पे पहुंचना है। व्हाट आई कैन नॉट डू, तो ये वाला जो जोन है ना, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और इस जोन में मेरे को MQ गाइड करके मेरी बांह पकड़ के यहां पे लेके जाएगा। तो कि किसी MQ की मदद से ZPD को क्रॉस करके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को क्रॉस करके वहां पे पहुंच जाना, जो मैं काम नहीं कर सकता था, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट, दैट इज कॉल्ड सोशल डेवलपमेंट। ठीक है जी। अब ये जो किया MQ ने काम, क्या काम किया उसने, कि इस बच्चे को गाइड करके यहां पे लेके गया। तो इसको बोलते हैं, फिर अब इस प्रोसेस को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। समझ आई? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और क्वेश्चन इसमें से ही आना है। यहां पे बच्चा था, यहां पे उसको जाना है, ये वो कर सकता है, ये वो अकेला नहीं कर सकता। MQ ने इस खाई को, इस ZPD को पार करने में उसकी मदद की, क्योंकि उसमें बच्चे से ज्यादा नॉलेज है उस फील्ड में। तो ये जो स्टेप उठाया, ये जो प्रोसेस की बांह पकड़ के सड़क पार कराने की, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब स्कैफोल्डिंग में क्या होता है कि MQ सिर्फ गाइड कर रहा है, मैंने सिर्फ आपको गाइड किया, टेस्ट आपने देना है। आपने क्या करना है, मेरी गाइडेंस के बाद उसको खुद करना है, खुद पढ़ना है, खुद सीखना है, खुद लर्न करना है, खुद प्रैक्टिस करनी है और पेपर भी खुद अटेम्प्ट करना है। फिर जब मैंने आपको गाइड कर दिया, मैंने आपको मोटिवेट कर दिया, फिर उसके बाद में आपको धीरे धीरे मैं आपसे अपना हाथ छुड़ाती जाऊंगी, फिर वो काम खुद करोगे। जैसे आप साइकिल चलाना किसी बच्चे को सिखाते हो, तो सबसे पहले क्या करते हो कि मैंने पीछे पकड़ा हुआ है, बच्चे आप चलो, बिंदास चलो ना। बच्चा चलता है, बच्चे को पता है मेरे को पीछे पकड़ा हुआ है, बच्चे को गाइडेंस मिल रही है, बच्चे को मोटिवेशन, आसरा मिल रहा है, स्कैफोल्डिंग मिल रही है। किसकी मिल रही है? MQ की मिल रही है। पर जब बच्चे को एक बार हाथ आपने छुड़ाया, बच्चा साइकिल चला रहा है, तो आपको लगा कि बच्चा, तो धीरे धीरे छुड़ाते हो ना आप अपना हाथ, तो छुड़ाया, बच्चा चलाना सीख गया, तो फिर उसके बाद में वो कहेगा आपको कि मेरा पीछे से पकड़ो, मैं स्कूटर लेके ट्यूशन जा रहा हूँ, आप पीछे से पकड़ो, मैंने साइकिल चलाना है, आप पीछे से पकड़ो, तब उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्कैफोल्डिंग ये होती है कि सिर्फ तब तक आपने उसकी पीठ पे हाथ रखना है जब तक वो सीख नहीं जाता। गाइडेंस तब तक आपने उसको देनी है जब तक ये वाला जोन वो क्लियर नहीं कर पाता। जब उसने जोन क्लियर कर लिया, तब फिर उसको आपकी मदद की जरूरत नहीं है, आपकी स्कैफोल्डिंग की जरूरत नहीं है जी। ठीक है जी, समझ आ गया? तो ये हो गया, MQ भी हो गया आपका। तो ये हो गया कि सोशल इंटरेक्शन के कारण और कल्चरल इम्पैक्ट के कारण बच्चे में जो डेवलपमेंटल चेंजेस आई, इसके कारण जो डेवलपमेंटल चेंजेस आई,
तो बच्चा वहां पे पहुंच गया जो वो काम अकेले नहीं कर सकता था। कहां से? जो वो काम अकेले कर सकता था। क्लियर हो गया? अब आ जाती है बात कि ये जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी है, इसका एजुकेशन में हमने क्या फायदा उठाया, जहां एजुकेशन सिस्टम में हमारे में टीचिंग मेथोडोलॉजी में हमारे में ये कहाँ पे कैसे यूज हो रही है। सबसे पहला एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी वाइगॉट्स्की की, हम जो यूज भी कर रहे हैं, है ना, रेसिप्रोकल टीचिंग। मैं अपनी टीचिंग की एग्जांपल दूंगी ताकि आपको समझ आए। मैं क्या करती हूं, सबसे पहले आपको जब भी कंटेंट कराना होता है शुरू, तो मैं थोड़ा सा उसके बारे में बेस बनाती हूँ, सिनेरियो क्लियर करती हूँ कि हम करने क्या जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा हम आप पे छोड़ देते हैं, है ना। फिर आप, जैसे मैंने प्याजे की थ्योरी आपको करवाई, तो मैंने कॉलबर्ग और वाइगॉट्स्की की नहीं करवाई, है ना। तो वो ब्लैंक जो छोड़ा पोर्शन, उसमें आपने प्रिडिक्ट कर लिया ना कि ये टॉपिक डेवलपमेंट का चल रहा है, कैसे कैसे डेवलपमेंट होती है बच्चे की, उसके बारे में चल रहा है। तो अब जब नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे मैम, तो बात तो डेवलपमेंट की ही चलेगी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही चलेगी, लेकिन उस पे इम्पैक्ट किसका है, कैसे कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रही है, बात वो करेंगे मैम। तो प्रिडिक्शन लेके चलते हैं हम, मतलब एक तरह से जब भी हम कोई टॉपिक डिस्कस करते हैं तो उसकी इंट्रोडक्शन देते हैं, पूरा एकदम से बाल्टी खिलार नहीं देते हम, है ना। कंटेंट को एक छोटी सी फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं, अपने टॉपिक को इंट्रोडक्शन उसकी देते हैं। सबसे पहला काम हमारा यही होता है रेसिप्रोकल टीचिंग में, जो वाइगॉट्स्की की थ्योरी को बेस बना के हम अपने एजुकेशन सिस्टम में लेके आए हैं। उसके बाद अब जैसे लास्ट जो हमने सेशन लिया था, तो मैंने वहाँ पे आपको बोला भी था कि मेरे को बड़ी खुशी होगी अगर मेरे लेक्चर के दौरान आपकी कोई क्वेरी होती है, क्योंकि ये लाइव सेशन नहीं है, तो कोई क्वेरी होती है तो आप उस क्वेरी को कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। नेक्स्ट जब भी मैं सेशन लूंगी तो उस क्वेरी को जिनका तो मेरे साथ कांटेक्ट है वो मेरे को डायरेक्ट भी, मतलब व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे को कॉल भी कर सकते हैं एट एनी टाइम, यू आर फ्री टू कॉल मी, कोई भी क्वेरी है ना। तो ऐसा तो है नहीं, अच्छा क्वेरी मैं पूछती हूँ आपसे भी, और कई बार टॉपिक समझाते समझाते भी मैं आपसे क्वेरी मैं भी पूछ लेती हूँ, आपसे भी डिमांड कर रही हूँ और आपको भी पूछती हूँ, है ना। तो इसका मतलब फिर सेकंड हमारा फेज आ जाता है क्वेश्चनियर का, कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं उसको समझाया ही ऐसे जा सकता है कि उस टॉपिक पे किंतु परंतु करो, क्वेश्चंस करो। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आपसे मांग लिया कि आप मेरे से क्वेरी करो, जब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि अच्छा ये ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों नहीं है, तो उसको मैं बात ही चेंज कर लूँ, अपने ही क्वेश्चन को इग्नोर करके टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल पड़ूँ, ऐसा तो नहीं है। मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि इस क्वेश्चन का जवाब बताओ, तब भी मैं आंसर जरूर दूंगी, और मैं अगर आपसे डिमांड कर रही हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में जाके मेरे से क्वेश्चन पूछो, तब भी मैं आंसर उसका जरूर दूंगी। इसका मतलब तीसरा हमारा स्टेप हो जाता है क्लैरिफिकेशन, और जब क्लैरिफिकेशन हो जाती है फिर हम अपने कंटेंट को समराइज कर देते हैं, है ना। फिर मैं लास्ट में बोल देती हूँ कि द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, मैं ये कहना चाहती थी अपने टॉपिक में। तो यही मेथडोलॉजी जो है ये वाइगॉट्स्की के कारण ही आई है। उन्होंने ही कहा था कि हम जब भी किसी चीज को डेवलप करते हैं, यहाँ पे टॉपिक डेवलप हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट अगर किसी बच्चे की करनी है, किसी कंटेंट को अगर डेवलप करना है, तो सबसे पहले
वहां पे पहुंचो, वहां पे खड़े हो कि बच्चे के पास क्या है, ये यहाँ पे आपके पास क्या है। आपके पास जो कुछ है उसको मैं एमक्यू बन के क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में क्वेश्चन करके आंसर देके उसकी क्लैरिफिकेशन करके, जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहे हैं उस टॉपिक को लेके, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ सबकी क्लैरिफिकेशन देके एमक्यू बन के आपका ये टॉपिक क्लियर करूं और आपको कहाँ तक पहुंचाऊं, समरी तक, वहां तक जहां तक आप पहुंचना चाहते हो, उस कंटेंट के अर्थ तक ना, उस कंटेंट की एक्सपेक्टेशन तक। तो ये रेसिप्रोकल टीचिंग जो है ये इनकी देन है। इनकी थ्योरी को बेस बना के हम रेसिप्रोकल टीचिंग कर रहे हैं। दूसरी हम टीचिंग करते हैं कोलैबोरेशन वाली। अब कोलैबोरेशन टीचिंग में क्या है, हमारी एग्जांपल ले लो। इसमें ऐसा तो नहीं हो रहा कि मैं ही आपको पढ़ाई जा रही हूं, है ना। अगर मैं ही सिर्फ आपको पढ़ाई जाऊं, मैं ही आपको सिर्फ कंटेंट दे जाऊं, आपसे कुछ एक्सपेक्ट ना करूं। जैसे मैंने अभी बोला कि मैंने आपसे एक्सपेक्ट किया है कि अगर कोई क्वेरी है, अगर आपको लगता है कि आपने यहाँ पे हमें अच्छी तरह से नहीं समझाया या इस क्वेश्चन का हमें आंसर आपके कंटेंट से नहीं मिल रहा, तो मैम आप इसका आंसर दो। तो वो टू वे हो गया, मेरी आपके साथ ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कन्वर्सेशन चलेगी ना। तो डेट इज कॉल्ड कोलैबोरेट टीचिंग। और ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मैं ही आपको सिखा रही हूँ, जो आप ही सीख रहे हो, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीख रही हूँ। तो डेट इज कॉल्ड कोलैबोरेट टीचिंग। तो वाइगोत्स्की ने भी कहा क्लासरूम्स में भी टीचिंग हमारी ऐसी ही होनी चाहिए। कुछ कहीं पे मैं आपका एमकेओ हूं तो कहीं पे आप मेरे एमकेओ हो, है ना। आप मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हो किसी कंटेंट में। तो क्लासरूम में भी यही होता है। कई बार बच्चा हमारे से किसी कंटेंट में ज्यादा नॉलेजेबल है, किसी कंटेंट में हम उससे ज्यादा नॉलेजेबल हैं, हम उसको सिखा रहे हैं, वो भी हमें सिखा रहा है। तो कोलैबोरेट टीचिंग जो है वो भी वाइगोत्स्की का ही बेस है, उसकी थ्योरी का ही इफेक्ट है कि हम क्लासरूम्स में ये वाली टीचिंग जो है, ये वाली मेथोडोलॉजी जो है वो यूज कर रहे हैं। और तीसरा उनका इम्पैक्ट पड़ा, इम्प्लीकेशन हुई गाइडेड टीचिंग, मोटिवेटेड टीचिंग, कि जो स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि हम ये कर सकते हैं। मोटिवेशन दी, काम आपने करना है, काम करना भी आपने है और कर भी रहे हो आप लोग। तो गाइडेड टीचिंग क्लास में भी यही होता है कि टीचर ट्रेडिशनल की तरह ये नहीं है कि टीचर बोली जा रहा है और बच्चे पैसिव लिसनर्स हैं। टीचर ने सिर्फ गाइड करना है। ये नहीं है कि बच्चे को साइकिल चलाना सिखाना है तो हम ये नहीं करते कि मैं ही पकड़े रखूंगा, तू जहां जाएगा मैं ही पकड़े रखूंगा, है ना। ट्यूशन जाना है मैं ही पकड़े रखूंगा, मार्केट जाना है मैं ही पकड़ के तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं ही साथ चलूंगा, मेरे बिना तू कुछ नहीं कर सकता। ऐसा तो नहीं है। हमने सिर्फ गाइड करना है बच्चे को। कंटेंट बच्चे के पास है, आपने सिर्फ गाइड करना है और बच्चे ने खुद जब कर लेना है तब आपने अपना हाथ पीछे से निकाल लेना है। दैट इज कॉल्ड गाइडेड टीचिंग। और यही आजकल के एजुकेशन सिस्टम का यही पार्ट है। कंटेंट तो बच्चों के पास है, इतना सोशल मीडिया है, इतनी बुक्स हैं, जहाँ से मर्जी बच्चा ले, बच्चा यूट्यूब से पढ़ सकता है। उसको क्लासरूम की क्या ज़रूरत है, आपको फिजिकल टीचर की क्या ज़रूरत है। पर कोविड के दौरान फिजिकल टीचर की क्या इंपॉर्टेंस है, गाइड की क्या इंपॉर्टेंस है, वो कोविड के दौरान सबको पता चल गया। एक्चुअल क्लासरूम और ऑनलाइन क्लासरूम में क्या डिफरेंस होता है वो पता चल गया। तो गाइडेड टीचिंग जो है कि टीचर शुड बी द गाइड, फ्रेंड होना चाहिए बच्चे का, गाइड होना चाहिए। ये उनकी थ्योरी थी। गाइड बन के काम करो, आप एमकेओ बन के काम करो, स्कैफोल्डिंग दो उसको, पर उसके साथ नहीं ऑल द टाइम आपने खड़े रहना। अगर हमें मोबाइल नहीं चलाना आता, जब मेरे को कोई कंटेंट नहीं वीडियो बनाने में पता लगते थे, तो मैंने बच्चे से सीखे हैं। बच्चा ऑल द टाइम मेरे साथ नहीं है ना, बच्चे ने मेरे को सिखा दिया, गाइड कर दिया, इट्स ओके, खत्म। तो ये हमारा था वाइगोत्स्की की थ्योरी। तो होप इसके साथ तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए हैं। टॉपिक भी हमारा ख़त्म हो गया। लंबा हो जाता है सेशन,
जितनी मर्जी मैं कोशिश करूं, पर चलो इसका फ़ायदा ये है कि हम कोई कंटेंट छोड़ते नहीं हैं, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ते नहीं हैं, कोई वर्ड नहीं मैं छोड़ती जिससे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो आप भी बिल्कुल भी कोई भी टॉपिक जो है ना उसको लाइटली नहीं लेना, इम्पॉर्टेंट नहीं इम्पॉर्टेंट लाइटली नहीं लेना। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू जी।